एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अगले पार्ट को, दैट इज आवर पार्ट 2। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 यानी पहले 20 क्वेश्चंस को, और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले 20 क्वेश्चन को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, दैट यू कैन गेट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इम्पेंडिंग फिजिकल एजुकेशन। और वो चैनल जो है वो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ले सकते हैं, क्योंकि कई बार वो लिंक से नहीं खुलता है। सो बात करें कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट्स टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इज। यानी जब लोग है, एक ही कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते हैं अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं। बात करें कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है, तो ये आता है आपके सोशियोलॉजी वाले पार्ट से। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या है, ग्रुप कोहेजन क्या है, या फिर जो ग्रुप के टाइप्स हैं वो क्या है। इस तरह की जो चीजें हैं वो आती हैं आपके सोशियोलॉजी वाले सेक्शन से, जो कि नॉर्मल साइकोलॉजी या फिर नॉर्मल सोशियोलॉजी ही होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोजेक्ट टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम इस, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की अगर आप डेफिनेशन भी सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी इन द प्रोजेक्ट टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। यानी इसमें जो चीज है वो एज इट इज इसकी डेफिनेशन को ही लिख दिया गया है। बहुत ज्यादा डीप सोशियोलॉजी आपसे नहीं पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। आपको बहुत बेसिक सी सोशियोलॉजी पढ़नी है कि सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी में टीम क्या है, ग्रुप क्या है, ग्रुप कोहेजन क्या है। ये सारे वर्ड्स आपको थोड़े थोड़े से जो इनके टर्मिनोलॉजी है उनकी डेफिनेशंस पढ़नी है, बस इतना ही पढ़ना है आपको सोशियोलॉजी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन पियरे डे कुबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हम शॉर्ट फॉर्म में आईओसी के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल यह है कि आईओसी का गठन कब हुआ। आईओसी का गठन हुआ 1894 में, जिसका गठन किया था पियरे डे कुबर्टिन ने। और सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक जो है वो हुआ 1896 में। सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक 1896 में हुआ, एथेंस में हुआ। और इससे पहले इसे हम कहते हैं मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक की बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं, जैसे कि आईओसी का गठन कब हुआ, आईओसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, आईओसी में कौन कौन सी चीजें आई, अगर आईओसी में रिसेंट कोई बदलाव हुए हो, इसका मोटो क्या है ओलंपिक का, ओलंपिक का फ्लैग कब पहली बार फहराया गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है ओलंपिक में जो डेब्यू हुए हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ एक और चीज है, ओलंपिक की जो भी स्टडीज है या फिर ओलंपिक के बारे में लोग जाने, इसके लिए दुनिया भर में 50 सेंटर्स बने हैं जहां पर कोर्स चलता है, जिस कोर्स का नाम है ओलंपिक रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर। उन सेंटर्स में ओलंपिक के बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं, साथ ही ओलंपिक की जो भी हिस्ट्री है या फिर ओलंपिक्स में जो भी चीजें होती हैं उस पर रिसर्च होती है। सो ये भी एक चीज है जो थोड़ी सी एडवांस है, बट फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाज। ये जो क्वेश्चन है काफी डीप सा क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इस तरह से नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं। बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है ये तो आपको पढ़नी है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको नॉर्मल साइकोलॉजी ही पढ़नी है, आपको उसमें कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, लर्निंग के लॉ पढ़ने हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ना है। इतनी बेसिक साइकोलॉजी आपको पढ़नी है जितनी आपके एग्जाम में आती है। साथ ही क्लास 12th में जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है उसमें जो साइकोलॉजी का सेक्शन है जिसमें बात की गई है मोटिवेशन की, एग्रेशन की, वो भी आपके एग्जाम में आता है। तो आपको साइकोलॉजी में इतनी चीजें पढ़नी है। बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर जो है वो है एफ एंटोनली, यानी इनका जो पूरा नाम है वो था फुरेशियो एंटोनली, जो कि 1965 में आईएसपी के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे। 1970 के दशक में जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो इस तरह की सोसाइटी है उसका गठन हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इंप्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, या फिर इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हैं ये हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो क्वेश्चन है वो अक्सर ऐसे ही आते हैं कि उनपे कोई सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये सिचुएशन किस प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रही है या फिर किस प्रिंसिपल के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई बहुत फिट इंसान है, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं तो अगर बहुत फिट इंसान है तो फिर उसमें कोई जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है।
तो ये किस प्रिंसिपल में आएगा? सो ये प्रिंसिपल में आएगा द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इस तरह के इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एफिशिएंसी होती है, अपनी कैपेबिलिटीज होती है, तो जो ट्रेनिंग है वो इंडिविजुअल का ध्यान रखकर दी जानी चाहिए। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर आप जो है, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आप वापस वहीं चले जाएंगे जहां पर आप थे। फिर स्पेसिफिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो दो तरह से दी जाती है, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल जो ट्रेनिंग है वो सबके लिए कॉमन होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो अगर हम किसी गेम की बात करें तो हर एक गेम की अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि उन गेम की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। फिर अगर बात करें कि एक ही गेम में अलग अलग खिलाड़ियों को भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे अगर कोई खिलाड़ी गोलकीपर का काम कर रहा है या फिर कोई खिलाड़ी जो है वो आगे खेल रहा है, कोई खिलाड़ी डिफेंस खेल रहा है, तो इसमें उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनका जो रोल है उस टीम में वो अलग है, तो इसे हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग के अंदर रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कैन बी डेवलप विद। यहाँ पे दो चीजें हैं, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में दो वर्ड जो है, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटी टू रजिस्ट, या फिर किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम स्ट्रेंथ यानी ताकत कहते हैं। और इंड्योरेंस का मतलब होता है कि सहन शक्ति, यानी किसी भी थकान की अवस्था में कार्य करने की क्षमता को हम इंड्योरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो चार ऑप्शन है, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किससे डेवलप होगी? प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो है वो सारी हॉपिंग एक्सरसाइज आती है, जंपिंग आती है। कैलिस्थेनिक जो है इसे फ्री हैंड एक्सरसाइज कहते हैं। फ्री हैंड एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपके हाथ में कोई इक्विपमेंट ना हो, उससे जैसे आप मास पीटी कराते हैं तो उसको भी हम कैलिस्थेनिक की कैटेगरी में रखते हैं। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है हिल रनिंग, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों ही डेवलप होते हैं, इसलिए इससे आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होगा। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन। डेकाथलॉन पे जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, DSSB में भी पूछा गया है, नवोदय में भी पूछा गया है, इसलिए जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेकाथलॉन। तो बात करें डेकाथलॉन का क्या है या फिर इसमें इवेंट किस तरह से होते हैं, तो पहले जो डेकाथलॉन के इवेंट है वो 3 दिन हुआ करते थे। 1912 से 1936 तक के बीच में ये 3 दिन चलता था, लेकिन अब जो है सिर्फ 2 दिन होता है, यानी Day 1 और Day 2। इसमें जो इवेंट है, जैसे कि इसमें डेकाथलॉन है तो 10 इवेंट होते हैं। Day 1 में जो पहला इवेंट है वो 100 मीटर होता है, उसके बाद इसे LSH एंड 400 मीटर, ये याद रखने का एक तरीका है। उसके बाद होता है 110 मीटर हर्डल, फिर होता है DPJ एंड दिस इज 1500 मीटर, ये एक शॉर्टकट है इसे याद रखने का। तो Day 1 में होता है सबसे पहला इवेंट 100 मीटर, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप एंड 400 मीटर, इस तरह से यहाँ पे चीजें हैं। सो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन कौन सा यहाँ जो चीज लिखी है, फिर जो लाइन्स स्टेटमेंट लिखे हैं वो सही है। सबसे पहला है कि लॉन्ग जंप इज द सेकेंड इवेंट ऑफ Day 1, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड इवेंट जो है Day 1 का वो लॉन्ग जंप है, इसलिए हम सही कर देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है 400 मीटर इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ Day 1, तो सेकेंड लास्ट इवेंट जो है वो होता है हाई जंप, यानी ये जो चीज लिखी है वो है गलत। फिर है 110 मीटर हर्डल्स इन द फर्स्ट इवेंट ऑफ Day 2, तो ये जो है ये भी सही लिखा है, इसको सही कर देते हैं। उसके बाद लिखा है डिस्कस थ्रो इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ Day 2, बट Day 2 का जो सेकेंड लास्ट इवेंट है वो है आपका जैवलिन थ्रो, इसलिए ये गलत है। तो यहां से जो हमारे आंसर है वो सिर्फ दो सही आंसर है, ए और सी, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम दे विल मोर रेडली एक्ट टू सॉल्व इट इज। तो ये जो लाइन है वो कहां से आती है? तो अगर अभी हमने पढ़ा था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें चीज लिखी है कि जब लोगों को प्रॉब्लम समझ आ जाती है, वो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसे वो सॉल्व भी करना चाहते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बाकी चीजें इसमें दो चीज लिखी है कि ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप कोहिजन, जो कि सोशियोलॉजी से आते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सोशियोलॉजी से ही आता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स और ग्रुप कोहिजन होता क्या है? तो ग्रुप डायनेमिक्स से उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो कोई भी ग्रुप बना है उसके बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या क्या वजह है उस ग्रुप के फॉर्म होने की। जैसे
कोई ग्रुप जो है वो प्रोफेशनल टर्म से बनता है क्योंकि एक ही प्रोफेशन के लोग होते हैं। कई बार ग्रुप जो है वो इसलिए बनता है क्योंकि वो लोग एक ही जगह से आए होते हैं। तो जब हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो वो आता है आपका ग्रुप डायनेमिक्स में। फिर सेकेंड है हमारा ग्रुप कोहिजन। कोहिजन का मतलब होता है कि आपस के लोगों के बीच में जो जुड़ाव होता है उसे हम कहते हैं कोहिजन। जो कि एक ही ग्रुप वाले के लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन है या फिर उनके बीच में जो भी एफिलिएशन है वो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है ग्रुप कोहिजन। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में है विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें कौन सी जो चीजें हैं वो एथिकल गाइडलाइन नहीं है। एथिक्स की जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मोरल्स की बात करते हैं, ऐसी चीजों की बात करते हैं जो कहीं इसकी डिग्री नहीं मिलती। सो यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के इथिक्स में नहीं आती। कॉम्पिटेंस आता है, इंटीग्रिटी आती है, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बट पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोई एथिक नहीं है। जैसे अगर हम बात करें ये जो चीज है वो आएगी वोकेशनल चीजों में। अगर हम किसी की वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें उनकी डिग्रियां आती हैं, बट जब बात करते हैं एथिक्स की तो उसमें आता है स्पोर्ट्समैनशिप, ब्रदरहुड, ये सब जो चीजें हैं वो एथिक्स में आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन इज। अब मोटिवेशन का जो सिचुएशनल फैक्टर है वो क्या है। अगर हम जो मोटिवेशन है, ये जो मोटिवेशन अगर आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी में कब मिलता है आपको, ये जो चीजें ये आपकी आती हैं सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में ज्यादातर। तो सिचुएशनल फैक्टर इन मोटिवेशन जो है वो है लीडरशिप स्टाइल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपके एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स के जो क्वेश्चन है उसमें मार्किंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ थ्रोइंग इवेंट से है। जबकि एथलेटिक्स में दो तरह की चीजें आती हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट में जो है वो सारी की सारी रनिंग के बारे में चीजें पूछी जाती हैं। फील्ड इवेंट में आता है आपका जंप और थ्रोज। तो ये है आपके थ्रोज। चार तरह के थ्रोज होते हैं आपके एथलेटिक्स में। एक है डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो एंड जैवलिन थ्रो। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज लिखी है वो ये कि जो डिस्कस थ्रो का सेक्टर एंगल है वो कितना होता है। तो डिस्कस थ्रो का जो सेक्टर एंगल है वो 34.92 डिग्री होता है। शॉर्ट पुट का भी सेक्टर एंगल 34.92 डिग्री ही होता है। बात करें इनका जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, तो डिस्कस थ्रो में इसका डायमीटर 2.5 मीटर होता है और शॉर्ट पुट में 2.135 मीटर होता है। जो भी सर्कल बनता है उसका डायमीटर जहां से थ्रो करते हैं। फिर क्वेश्चन है सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट इज 45 डिग्री। नहीं, ये गलत है। फिर पूछा गया है डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस। तो डिस्कस जो है वो दो तरह के होंगे, एक मेन के लिए यूज होने वाले और एक वीमेन के लिए। जो डिस्कस मेन के लिए यूज होता है उसका जो वेट है वो 2 kg होता है और जो विमेन के लिए यूज होता है उसका वेट होता है 1 kg। बात करें उसके डायमीटर की तो जो मेन के लिए यूज होता है उसका डायमीटर होता है 22 सेंटीमीटर और जो विमेन के लिए यूज होता है वो होता है 18 सेंटीमीटर। फिर यहाँ नेक्स्ट चीज लिखी है लेंथ ऑफ विमेन जैवलिन। तो बात करें जैवलिन की तो जैवलिन में जो भी सेक्टर एंगल होता है वो होता है 28.96 डिग्री का, जो कि थ्रोइंग सेक्टर है। दो तरह के जैवलिन यूज होते हैं, एक मेन के लिए और एक वीमेन के लिए। जो मेन के लिए जैवलिन यूज होता है उसका वेट जो है वो होता है 800 ग्राम और जो विमेन के लिए यूज होता है वो 600 ग्राम होता है। बात करें उस जो जैवलिन है उसकी लेंथ कितनी है, तो जो मेन के लिए यूज होता है उसकी जो लेंथ है वो है आपकी 2.6 से 2.7 मीटर और जो लड़कियों के लिए यूज होता है यानी जो विमेन के लिए यूज होता है वो होता है 2.2 से 2.3 मीटर। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ विमेन जैवलिन इज 2.2 से 2.3 मीटर, जो कि सही है। साथ ही लिखा है लेंथ ऑफ विमेन जैवलिन, ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये मेन के लिए है। तो यहाँ पर आपकी तीन चीजें सही है, ACE, और आपका जो आंसर सही होगा वो होगा सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलाई एंड इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पर भी वही फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो क्वेश्चन है वो आया है जिसमें पूछे गए हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें यहाँ पे लिखा है कि इंप्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस। यानी जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उस तरह की ही फिजिकल फिटनेस जो है स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है। ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से आता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। बाकी इंडिविजुअलिटी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी अभी हमने डिस्कस किया है। ओवरलोड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए तो ओवरलोड देना पड़ेगा। और ओवरलोड जो है उसके भी बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरह से ओवरलोड दिया जाना चाहिए, ओवरलोड है क्या, लोड क्या है, ये सब भी जो है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की टर्मिनोलॉजी है जिसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व।
तो सबसे पहले जान लें कि वेगस नर्व है क्या। उससे पहले ये जो वेगस नर्व है ये आया कहाँ से है? ये आया है आपके नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक से। तो नर्वस सिस्टम जो है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपका होता है सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स गए हैं उनके बारे में है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक है आपका सोमैटिक जिसमें होता है वॉलेंट्री कंट्रोल, और एक होता है आपका ऑटोनोमिक जिसमें होते हैं हमारी बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री में दो तरह की चीजें आती हैं, एक आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हर चीज को एक्साइट करना, यानी वो हर चीज को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिसकी वेगस नर्व जो है मेन नर्व है, उसका काम है हर चीज को स्लो डाउन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व। तो भाई सब तो रिड्यूस हो रहे हैं, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो गई, कंडक्टिविटी रिड्यूस हो गई, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन रिड्यूस हो गया, ये सब सही है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड, ये जो है ये वेगस नर्व का काम नहीं है। आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं भी पता होता कि वेगस नर्व क्या है तो भी अगर आप ऑड मैन आउट करते तो एक ही आंसर था जो बाकी से अलग था, तो भी आप उसका सही आंसर गेस कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से ज्यादा टफ होते हैं उसमें जो आंसर एक सही होता है बाकी चीज जो है उससे काफी उल्टी होती है, तो इसलिए आप उसमें भी गेस लगा सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में हम जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसकी इंटेंसिटी लो होती है और हमेशा वॉल्यूम हाई होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इंटेंसिटी और वॉल्यूम। इंटेंसिटी और वॉल्यूम ये दोनों ही आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में यूज होने वाले वर्ड है। इंटेंसिटी का मतलब है कि जब आप उस पे लोड को इंक्रीज कर दें या फिर जो चीजें आप करा रहे हैं उसकी तीव्रता बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आपने वो कोई भी चीज, जैसे अगर आपने पहले उसको बोला था कि आपको 40 मिनट में 10 राउंड लगाने हैं और अभी बोला कि 40 मिनट में 15 राउंड लगाने हैं, तो यहाँ पर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो दैट इज इंटेंसिटी। फिर है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि पूरी ट्रेनिंग में लगने वाला जो टाइम है या फिर जितनी देर भी वर्कआउट हुआ है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। अब पहले लिखा है इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट लो और मीडियम इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में यही होता है। अगर आप इसे बहुत स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की भाषा में बोलेंगे तो इसे यही कहा जाएगा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में होती है लो इंटेंसिटी और हाई वॉल्यूम। लो और मीडियम इंटेंसिटी दोनों कह सकते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा फर्स्ट। बाकी जो चीजें हैं वो इसके आंसर में नहीं आएंगी, बट आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इंटेंसिटी, वॉल्यूम, लोड, इनका मतलब क्या होता है। फिर क्वेश्चन है अराउजल इज डिफाइंड एज। तो अराउजल जो है ये भी आपके साइकोलॉजी से आता है जिसका मतलब है वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्म, या फिर ये एक्साइटेबिलिटी को इंडिकेट करता है जिसमें किसी चीज का फियर, स्ट्रेस, एंगर कुछ भी हो सकता है। किसी की वजह से भी अराउजल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, एंगर की वजह से भी हो सकता है, फियर की वजह से भी हो सकता है। बट कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है वैरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टमक सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूसेस। तो यहाँ पर बात की गई है गैस्ट्रिक जूसेस की, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने तरह के जूसेस सीक्रेट होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो कि यहाँ पे लिखे हैं। फिर हम पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो इनमें से कौन से हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस, ट्रिप्सिन जो है वो एक तरह का इंटेस्टाइनल जूस है, यानी इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो है वो एचसीएल और पेप्सिन। एचसीएल जो है वो एसिड है जो कि स्टमक सीक्रेट करता है। तो आंसर जो है वो ए और बी यानी थर्ड हमारा सही होगा। और आपको जो एनाटॉमी पढ़नी है इतनी डीप पढ़नी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगा सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक देयर डिसीजन एंड हैव देयर चॉइसेस।
हेल्थ एजुकेशन के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ एजुकेशन में हमें जो एफर्ट्स करने चाहिए वो किस लिए करने चाहिए, तो एफर्ट इसलिए करने चाहिए ताकि लोग अपने लिए सही डिसीजन और चॉइसेस ले सकें, उनके कमिटमेंट के लिए नहीं, जजमेंट के लिए नहीं, असेसमेंट के लिए नहीं। इसका आंसर जो है वो डिसीजन एंड हैव देयर चॉइस। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो सबसे पहला होता है प्रोवाइडिंग नॉलेज, यानी आप वो हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, फिर हेल्थ एजुकेशन आप क्यों पढ़ रहे हैं या फिर आपको क्यों पढ़ाई जाती है, इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको नॉलेज दी जाए आपकी हेल्थ के बारे में। फिर सेकेंड है डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, यानी हेल्थ के जितने भी इश्यूज हैं उसकी तरफ एक पॉजिटिव रिजल्ट की चीजें जो है वो क्योर हो सकती हैं, उनको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, इस बारे में चीजों को बताना, ये भी हमारा हेल्थ एजुकेशन का एक उद्देश्य है। तीसरा है गाइडिंग देम इनटू एक्शन, साथ ही उनको ये भी कि जो चीजें उन्हें बताई गई हैं उनको वो करें। अगर उन्हें बोला गया है कि उन्हें वाटर को सैनिटेशन करना है या फिर उनको जो है प्रॉपर सीपेज रखना है, जो पानी पीने के लिए यूज कर रहे हैं उसको पहले वाटर ट्रीटमेंट करना है, तो अगर ये बता रहे हैं तो उसको फॉलो भी करें। ये तीन हमारे मेन उद्देश्य होते हैं हेल्थ एजुकेशन को पढ़ने या पढ़ाने के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दो स्पोर्ट्स पर्सनशिप इज अ डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन, इट फॉल्स विद इन जनरल एरिया ऑफ। अब यहाँ पे ये चीज है कि स्पोर्ट्स पर्सनशिप या स्पोर्ट्समैनशिप जो है उनमें से किस एरिया में आएगी, तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये आएगा आपका मोरालिटी में। 16 स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो एक तरह की आपकी मोरल ड्यूटी होती है, इसलिए इसका आंसर जो है मोरालिटी हो जाएगा। उसके बाद है द हार्ट वॉल बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। तो पहले हम बात करें कि वॉल्व क्या होता है। वॉल्व जो है वो बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, यानी जो जितने भी बॉडी में आपके ब्लड का फ्लो है वो होता है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन का मतलब कि जहां से भी ब्लड जाता है वहां से वापस नहीं आता है, ब्लड का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही होता है, और उसका ये जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल बना रहे ये हेल्प करते हैं वॉल्व। आपके हार्ट में चार तरह के वॉल्व पाए जाते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी यहाँ पर कौन से वॉल्व पाए जाएंगे, तो यहाँ पर जो वॉल्व पाया जाता है उसका नाम है ट्राइकस्पिड, और आपके लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। तो ये दो तरह के आपके वॉल्व है, चार तरह के टोटल वॉल्व आपके हार्ट में पाए जाते हैं। जो आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आपके लंग्स में, वहां भी वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। फिर बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, जहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस ऑफ क्रिकेट आर करेक्टली मैच्ड। तो जो क्रिकेट के डायमेंशन में इसमें पिच, पॉपिंग क्रीज और विद के बारे में बात की गई है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जो आपकी पिच होती है उसकी लंबाई तो 20.12 मीटर होती है क्योंकि वो 22 गज होती है, और उसकी जो चौड़ाई है पिच की वो 3.05 मीटर होती है। फिर बात की गई है यहाँ पे पॉपिंग क्रीज की, तो पॉपिंग क्रीज होती क्या है, यहाँ पर आपके मान लीजिए विकेट है, इस विकेट से इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है आपकी पॉपिंग क्रीज, जिसकी डिस्टेंस होती है 1.22 मीटर। अभी 1.22 जो है बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, यानी जो एथलेटिक्स में लेन्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसकी जो चौड़ाई है वो भी 1.22 मीटर होती है। तो यहाँ तो आंसर जो आपका सही है वो हो जाएगा ई डी, यानी बी डी ई आपके सही आंसर है। इस हिसाब से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप। अगर आपने पिछले वाला देखा है जो पहले हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां भी एक यूएस ओपन का क्वेश्चन आया था सेरेना विलियम्स को लेके कि उनके ऊपर कितना फाइन इम्पोज किया गया था। इस क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में पूछी गई है। तो हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप कब शुरू हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप जो है इसकी शुरुआत हुई 1881 में, और जो भी टेनिस के मैचेस होते हैं वो तीन तरह के कोर्ट पे खेले जाते हैं, एक होता है क्ले पे, एक होता है ग्रास पे और एक होता है हार्ड कोर्ट पे। और अगर आप इन जितनी भी टेनिस चैंपियनशिप है, चार तरह के ग्रांड स्लैम्स होते हैं, इन्हीं को हम टेनिस चैंपियनशिप कहते हैं। इन चार तरह के ग्रांड स्लैम के अगर आप लोगो देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि वो जिस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है वैसा ही उनके लोगो में भी कहीं ना कहीं कुछ उसकी झलक होती है। चार ग्रैंड स्लैम हमारे कौन कौन से हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। बात हो रही है यहाँ पर यूएस ओपन की जो 1881 में शुरू हुआ। जब ये 1881 में शुरू हुआ तो 1881 से 1974 तक इसे ग्रास पे खेला जाता था।
उसके बाद 1975 से 1977 तक इसको क्ले पे खेला जाता था और उसके बाद 1978 से अब तक इसको हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे लिखिए, इट वाज फाउंडेड इन 1881, एकदम सही बात है क्योंकि हमें पता है यूएस ओपन कब शुरू हुआ। सेकेंड है प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 टू 1974, ये भी बात सही है। अब तीसरा लिखा है कि इट वाज फाउंडेड इन 1883। अगर आपको एक भी चीज याद है तो थोड़ा सा गेस वर्क लगाना है कि अगर ये 1883 में शुरू हुआ तो 1881 से ग्रास कोर्ट पे कैसे खेला जा सकता है। तो ये दोनों तो सही हो ही नहीं सकते, अगर ये सही है तो ये सही नहीं होगा, ये आपका हो गया गलत। फिर लिखा है प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1883 थ्रू 1976। तो अगर सही होंगे तो या तो ये दोनों या तो ये दोनों। तो अगर आप थोड़े से लॉजिक इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो भी आप एक गेस कर सकते हैं कि आप ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा। अब हमारा डी भी गलत हो गया इस हिसाब से। फिर लिखा है प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1981 टू टिल डेट। अब 1981 से अब तक अगर एक ही कोर्ट पे खेला जाता है तो ग्रास कोर्ट पे कब खेलते थे, तो ये भी हो गया गलत। एफ में लिखा है प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1978 टू टिल डेट, जो हमारा सही है। तो तीन हमारे सही आंसर है ए बी एफ, इसलिए आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड। और चार तरह के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो होते हैं आपके फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और है यूएस ओपन। अभी आपको इन चारों ने कब कब शुरू हुआ या फिर सबसे पुराना कौन सा है, तो जो सबसे पुराना है वो है आपका विंबलडन जो कि शुरू हुआ 1877 में। 1881 में आपका यूएस ओपन शुरू हुआ है। फ्रेंच ओपन जो है 1905 में, यानी सबसे लेट यही शुरू हुआ है। और जो फ्रेंच ओपन है वो शुरू हुआ है आपका 1891 में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पुराना कौन सा है। विंबलडन सबसे पुराना टूर्नामेंट है इन चारों, और ये चार हैं ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आते हैं भी रिसेंट जो भी ग्रैंड स्लैम हुआ है उसमें विनर कौन था, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस महीने में होता है, हर साल होते हैं ये। उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन टेनिस से। सो आज के लिए इतना ही। अगले 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और जो भी नोट्स हैं इसके भी जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जो बुक्स आपको हेल्प करने वाली हैं उनका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप केवी या DSSB की तैयारियां कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।